नमस्कार दोस्तों, हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताजा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल दोस्तों, सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग निकल आ रही है, असदुद्दीन ओवैसी का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले खिलाते रहो लोगों को नफरत की पूरियां, देती रहेगी अंधभक्त जनता वोट। इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, पप्पू यादव का तेजस्वी यादव के ऊपर बड़ा हमला। बोले लालू जी आपके बाद कोई नहीं आपकी पार्टी में जो नेता बन पाए, इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे अब अंध भक्तों का नया काम। बोले ताजमहल के 22 कमरे खोले जाएं, उसमें है देवी देवताओं की मूर्ति। अब आप समझिए दोस्तों, जो भी चीजें मुसलमानों से जुड़ी हैं उन सब में देवी देवताओं की मूर्तियां रखी हैं, अंध भक्त कहीं के। इसके बारे में भी बताएंगे। वहीं पर दोस्तों संजय रावत का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले गुंडों के संजय सिंह का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले गुंडों की सरकार चल रही है, गुंडों को बचाने का काम करती है बीजेपी। इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों शिवसेना ने लगाए पोस्टर। बोले नकली हिंदू से बचकर रहना, असली हिंदू आ रहे हैं। दरअसल आपको बताते राज ठाकरे पर तंज कसा है, क्योंकि राज ठाकरे पर इसलिए तंज कसा है क्योंकि उद्धव ठाकरे के बेटे जो आदित्य ठाकरे वो अब जा रहे हैं दोस्तों, आपको बताते जल्द ही अयोध्या। इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दिग्विजय सिंह का मोदी सरकार पर बड़ा हमला। बोले हिंदू मुसलमान में लोगों को उलझाकर असली मुद्दों से वंचित कर रही बीजेपी की सरकार। इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, एक्टर सोनू सूद का बड़ा बयान निकलकर सामने। एक्टर सोनू सूद ने कहा कि आजकल जहां टीवी लगाओ वहां सिर्फ एक दूसरे के ऊपर जहर उगलते ही लोग मिल रहे हैं। इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, ज्ञानव्यापी मस्जिद के सर्वे को टाला गया 9 मई तक का। जी हाँ, 9 मई तक इसको टाल दिया गया है। लेकिन दोस्तों सवाल ये उठ रहा है कि फिलहाल 9 मई तो आ गई है। अब सवाल ये है दोस्तों कि आप समझ सकते हैं आज 9 मई है, ऐसे में आज फिर से एक बार सर्वे के लिए लोग जाने वाले हैं। बताएंगे क्या कुछ है। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी दरअसल आपको बता दें, आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का पीके पर तंज। बोले कौन है पीके, हम नहीं पहचानते। इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, तेजस्वी यादव के ऊपर, जी हाँ, तेजस्वी यादव के ऊपर जमकर गरजे पप्पू यादव। बोले फिलहाल लालू प्रसाद यादव के किसी भी बेटे में गुण नहीं है नेता बनने का। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, संजय रावत का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले फिलहाल आदित्य ठाकरे आ रहा है 10 तारीख को, नकली हिंदुओं से बच के रहिएगा। इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, ओपी राजभर का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले शिक्षक भर्ती में जमकर घोटाले हुए। तो सारी खबरें दोस्तों फटाफट अंदाज में देंगे, एक एक कर देंगे। फिलहाल फिर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, आज जो है हो गई है 9 मई। 9 मई यानी कि दोस्तों आज फिर से एक बार ज्ञान व्यापी मस्जिद का वीडियोग्राफी होगी। आपको बता दें बीते दिन जो यहाँ पर जमकर विरोध हुआ था और अंदर जाने से साफ साफ मुस्लिम संगठनों ने मना कर दिया था। वजह सिर्फ एक ही साफ है दोस्तों कि अयोध्या राम मंदिर की तरह, जैसे कि आपको पता ही है अभी अयोध्या राम मंदिर पूरा बना भी नहीं है, उसी की तरह आप जानबूझ के इस मुद्दे को भुनाया जा रहा है ताकि इस मुद्दे को दोस्तों उठाया जा सके और वहां से ज्ञान व्यापी मस्जिद को हटाया जा सके। लेकिन आप समझते हैं दोस्तों कि देश की राजनीति आज कहां पहुंच गई है। फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लोगों ने मोर्चा खोल दिया है। आपको बता दें ज्ञान व्यापी मस्जिद को लेकर साफ साफ ये ऐलान कर दिया गया कि फिलहाल किसी भी तरीके से यहां पर घुसने नहीं देंगे। आज हालांकि 9 तारीख आज कोर्ट का फैसला आएगा कि फिलहाल क्या होगा, अंदर ताला खोलकर जाने दिया जाएगा या फिर बाहर से ही सर्वे किया जाएगा। दरअसल दोस्तों आप अच्छे से जानते हैं कि अंदर ये लोग गए तो जानबूझकर कुछ ना कुछ किया जाएगा अंदर, और अंदर ये लोग ताले इसीलिए खुलवाते हैं ताकि वहां पर मूर्तियां रख सके। बाबरी मस्जिद में भी यही हुआ, राजीव गांधी ने अच्छा समझकर दरवाजा खुलवा दिया, लेकिन वहां पर जानबूझकर लाल कृष्ण आडवाणी और उनके साथियों ने वहां पर मूर्तियां रख दी, जिसके बाद ये आप भी जानते हैं कि बाबरी मस्जिद का डेमोलेशन कैसे किया गया था। अब फिर से एक बार वही दिखाई दे रहा है। यहां पर मुस्लिम समुदाय ने साफ कहा कि अंदर वीडियोग्राफी करने नहीं जाने देंगे। लेकिन अब देखना यह है कि पहले तो निचली अदालत ने 1991 के एक्ट को, आप समझिए, एक्ट को साइड में रखकर गलत तरीके से यह दिया कि फिलहाल वीडियोग्राफी कराई जाए। समझ में ये नहीं आ रहा कि इस वीडियोग्राफी में करोगे क्या। अगर बाई चांस समझिए दोस्तों कि आप मस्जिद गिराओगे, सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर आपको वहां एक आध मूर्ति का अंश मिल गया तो आप क्या कर लोगे, ये बताओ आप। सिंपल सी बात है कि देश में हिंदू मुसलमान किया जा रहा है। वीडियोग्राफी तो सिर्फ एक बहाना है, वहां पर कुछ ऐसे तत्व रखना है ताकि दोस्तों ये साबित किया जा सके कि वहां पर मंदिर था। फिलहाल
चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, संजय सिंह का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला, बोले भारतीय जनता पार्टी गुंडों की पार्टी है। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आपको बता दें जबरदस्त तरीके से भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कई सवाल खड़े हो गए। जी हाँ, और ये सवाल इसलिए भी खड़े हो गए दोस्तों क्योंकि जो पिछले दिनों हुआ, आपको बता दें बग्गा की गिरफ्तारी में 3 राज्यों की पुलिस आपस में ही भिड़ गई, और यही कारण जो 3 राज्यों की पुलिस आपस में भिड़ने के बाद ये लोग एक दूसरे पर सवाल उठाते हुए नजर आ रहे थे। आपको बताता चलूं दोस्तों, हरियाणा, पंजाब और दिल्ली की पुलिस आपस में भिड़ी थी बग्गा को लेकर। अब बग्गा को लेकर संजय सिंह ने बड़ा बयान दिया। संजय सिंह का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी सारे गुंडों को बचाना चाहती है और वो सारे गुंडों को एक एक कर बचा रही है, और ये हो रहा है। आपको बता दें दोस्तों, आम आदमी पार्टी ने जमकर भाजपा पर हमला बोला। उनका कहना है कि बीजेपी इस गुंडे को बचाने के लिए कुछ भी करेगी। आपको बता दें दोस्तों, बग्गा कोई दूध का धुला हुआ नहीं, और उसके ऊपर कई ऐसे चार्ज हैं जिनमें वो अभी बाहर घूम रहा है। पहला आरोप तो उसके ऊपर यही है कि उसने वकील प्रशांत भूषण के ऊपर हाथ उठाया था। दूसरा भाषण ये है कि उसके दोस्तों कई दंगों में शामिल रहा है। अभी कपिल मिश्रा के साथ भी ये मुसलमानों के खिलाफ जहर उगल रहा था। ये बग्गा नहीं दोस्तों, बग्गी है। जी हाँ, इसकी जो हरकत है वो बग्गा वाली कहीं से नहीं है, और यही कारण है जो लोग इस पर सवाल उठा रहे हैं। लेकिन संजय सिंह ने इसके ऊपर हमला बोलते हुए कहा कि फिलहाल बग्गा जैसे लोगों को बीजेपी बचाने का काम कर रही है। जाहिर सी बात है दोस्तों, ऐसे सवाल उठेंगे, इसलिए भी उठेंगे क्योंकि बीजेपी अगर ऐसे ही लोगों को सपोर्ट करती रही तो फिर कानून व्यवस्था पर सवाल तो उठेंगे। लेकिन इस बात को भी झुठलाया नहीं जा सकता कि अरविंद केजरीवाल भी बग्गा को जिस तरीके से गिरफ्तार कर रहे हैं दोस्तों, ये कहीं ना कहीं बीजेपी की राह है। देखिए दोस्तों, अभी आपको और हमें भले ही ये लग रहा हो कि अच्छा बग्गा को जाना चाहिए, और सच में आप मानिए तो मेरा दिल भी कहता है कि जेल जाना चाहिए, क्योंकि वो ऐसी बातें करता है, वो भड़काता है दंगे। लेकिन दोस्तों अगर बात ईमानदारी की जाए तो बात ईमानदारी की ये है कि केजरीवाल दोस्तों वाकई में बीजेपी की टू काफी है। आज जो लोग कह रहे हैं कि केजरीवाल मौका परस्त राजनीति करते हैं, वो बात बिल्कुल सच है। केजरीवाल को दोस्तों आप दूध का धुला मत समझिए। अभी जहांगीरपुरी में जो हिंसा हुई, जिन गरीबों के घर उजाड़ दिए गए, एक भी बार केजरीवाल ने किसी मुसलमान का सपोर्ट नहीं किया। एक भी बार केजरीवाल उन लोगों से मिलने नहीं गया दोस्तों जिन लोगों के घर गिराए गए। इसको कहते हैं मौका परस्त राजनीति। तो ये कहना गलत नहीं होगा, केजरीवाल भी मोदी की तरह ही तानाशाह है, और जो लोग केजरीवाल को मोदी जी से मिलाते हैं वो बिल्कुल भी गलत नहीं मिलाते, क्योंकि दोस्तों इनकी जो शुरुआत हुई थी वो अन्ना हजारिया के आंदोलन से हुई थी। अन्ना हजारिया के आंदोलन से इनकी शुरुआत हुई, और फिर ये किसकी राह पर चले? बीजेपी और आरएसएस की राह पर। अब ये आपको बताने की जरूरत तो नहीं है दोस्तों कि आरएसएस क्या चीज है। आरएसएस कैसे देश में हिंदू मुसलमान करती है, कैसे देश में नफरत फैलाती है, और ये आप भी बखूबी देख रहे हो कि आरएसएस के जो काम है वो पूरी तरीके से एक अलग ही जोन में जाता है। और यही कारण है जो आरएसएस पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। होना भी चाहिए, इसलिए होना चाहिए दोस्तों क्योंकि आज देश की बिगड़ती अर्थव्यवस्था की जिम्मेदार कौन है? आखिरकार मोदी सरकार ही है ना, और इस सरकार पर सवाल उठेंगे भी। जाहिर सी बात है, अगर किसी पर कोई सवाल उठता है तो उन सवालों के जवाब देना भी चाहिए। लेकिन मुझे नहीं लगता कि सरकार के पास दोस्तों किसी सवाल का कोई जवाब है। अगर होता तो सरकार उन सवाल के जवाब जरूर देती। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दरअसल दोस्तों आपको बता दें शिवसेना ने लगाए जगह जगह पोस्टर, बोले नकली हिंदू से बच के रहना, असली हिंदू आ रहे हैं। आपको बता दें दोस्तों, अब हिंदू वर्सेस हिंदू हो गया है। अब नकली और असली का खेल चल रहा है। हमारे देश में हो क्या रहा है दोस्तों, मैं तो ये देख देख कर ही हैरान हूं, और आप भी सुन सुनकर हैरान होंगे। पहले हिंदू मुसलमान शुरू हुआ, और उसके बाद सिख हिंदू हो गया, और उसके बाद दोस्तों अब नकली और असली हिंदू भी हो गया। दरअसल आपको बता दें उद्धव ठाकरे ने एक पोस्टर लगाया है जिसमें आपको बता दें उद्धव ठाकरे के जो बेटे हैं दोस्तों, वो 10 तारीख के दिन जो है यहाँ पर आदित्य ठाकरे अयोध्या जाने वाले हैं। दरअसल आपको बता दें राज ठाकरे भी अयोध्या जा रहे हैं, और ऐसे में पूरी शिवसेना ने ये पोस्टर लगवा दिए हैं कि नकली हिंदुओं से बच के रहना, क्योंकि असली हिंदू आ रहे हैं। यानी कि वो असली हिंदू अपने आप को बता रहा है। और राज ठाकरे जो कि जानबूझकर दोस्तों मस्जिदों के लाउड स्पीकर का मुद्दा उठा रहा है, बेसिकली कहीं ना कहीं उसको घेरने का काम कर रहा है। आपको बताता चलूं दोस्तों, राज ठाकरे जानबूझकर उद्धव ठाकरे की सरकार को गिराना चाहते हैं, या वो ये चाहते हैं कि आने वाले समय में उनको फायदा हो। और यही कारण जो राज ठाकरे दोस्तों हनुमान चालीसा और अजान पर डिबेटें कर रहा है। जबकि राज ठाकरे का अगर इतिहास उठाकर आप देखेंगे तो लोग इसको भोंकता हुआ बोलते हैं, क्योंकि इनको हालांकि ये शब्द यूज नहीं करना चाहिए दोस्तों, गलत शब्द है, लेकिन लोग सोशल मीडिया पर भोंकना बोलते हैं राज ठाकरे के बोलने को। तो और ये एक बार आपको याद हो, राजीव सरदेसाई ने यह सवाल भी पूछा था कि लोग आपसे यूं बहुत बोलते हैं कि आप भोंकते बहुत हो, जिसके बाद राज ठाकरे भड़क गए थे और राजीव सरदेसाई से एक ही सवाल पूछे जा रहे थे कि क्या मैं भोंकता हूं।
और राजीव सरदेसाई उनके सवाल को टाले जा रहे थे। यानी कि पहले तो राजीव सरदेसाई ने उनकी चुटकी ले ली और उसके बाद राजीव सरदेसाई ने उनके किसी सवाल का जवाब नहीं दिया। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं अगली एक ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बता दोस्तों, पीके की पहली पसंद है सोनिया गांधी ना कि नरेंद्र मोदी। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, जब पीके से इंटरव्यू में पूछा गया कि नरेंद्र मोदी और सोनिया गांधी में से अगर हम दो शब्दों में पूछे कि आपको कौन अच्छा लगता है, तो पीके ने कहा कि सबसे पहले तो मैं सोनिया गांधी की तारीफ करना चाहूंगा, क्योंकि उन्होंने इटली से आकर जिस तरीके से राजनीति की ये वाकई में काबिल है तारीफ है। नरेंद्र मोदी की भी मैं तारीफ करूंगा, वो जहां से आए उन्होंने अच्छा किया, लेकिन सोनिया गांधी की इसलिए क्योंकि वो सोचिए दोस्तों, एक अंग्रेज थी वो, और वो इटली से आई थी, और उसके बाद भी उन्होंने जो इंडिया भारत के लिए किया दोस्तों, वो काबिल तारीफ है। ऐसे पहले आप समझिए, जो सोनिया गांधी है दोस्तों, उनके लिए हमारी आंखों में एक इज्जत होना चाहिए। उन्होंने अपने पति राजीव गांधी को खो दिया, अपनी सास को खो दिया दोस्तों, लेकिन वो हारी नहीं। उन्होंने अकेले पार्टी को 2 बार अपने दम पर जितवाया, और इस बात को झुटलाया नहीं जा सकता दोस्तों कि मुझे राहुल गांधी से बेहतर सोनिया गांधी का मिजाज लगता है, क्योंकि आज भी सोनिया गांधी में वही जोश दिखाई देता है। आज भी सोनिया गांधी जो है कहीं ना कहीं जीतने की उम्मीद रखती हैं, और लगता है कि सोनिया गांधी के नेतृत्व में अब की बार दोस्तों कांग्रेस कई जगह जीतेगी, क्योंकि अब की बार कमान जो है वो सोनिया गांधी ने संभाली। आपको पता है अभी इस बार जो 5 राज्यों के चुनाव हुए थे उसमें कांग्रेस को बड़ा झटका लगा था, लेकिन अब की बार माना जा रहा है कि कांग्रेस दोस्तों कहीं ना कहीं अपना परचम लहराएगी। हालांकि हमें ये पहले से डिसाइड नहीं करना चाहिए। हम ये जानते हैं कि जो चुनाव का रिजल्ट होता है वो उसी वक्त तय होता है, लेकिन पहले से रुझान दिखना शुरू हो जाते हैं। तो ये कहना गलत नहीं होगा दोस्तों कि आने वाले समय में सरकार किसी की भी हो, लेकिन सब लोग अपनी तरीके से जान लगा रहे हैं। और देखना ये दिलचस्प भी होगा दोस्तों कि फिलहाल सरकार बनेगी किसकी, क्योंकि इस वक्त जो राजनीतियां हो रही हैं उस राजनीति से आप हम सभी लोग परेशान हैं। देखना ये दिलचस्प होने वाला है कि फिलहाल आने वाले समय में क्या कुछ नया होगा। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं अगली ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों, ज्ञान व्यापी मस्जिद को 2024 का मुद्दा बनाया जा रहा है। सिर्फ ज्ञान व्यापी मस्जिद का मुद्दा इसीलिए उठाया गया है ताकि अयोध्या राम मंदिर का मुद्दा पुराना हो गया है। अब वो मंदिर तो बनने लगा है दोस्तों, वहां से मस्जिद हटा दी गई है। लेकिन दोस्तों अब आपको बता दें, अब जानबूझकर जो यहाँ पर ज्ञान व्यापी मस्जिद को बीच में लाया गया है। और दोस्तों समझिए, जो लोग ये कह रहे थे कि भैया छोड़ दो बाबरी मस्जिद, तो छोड़ देना चाहिए, इससे भाईचारा बढ़ेगा अगर हम हमारे हिंदू भाइयों के लिए छोड़ देंगे, लेकिन दोस्तों लोगों ने भाईचारा बनाए रखा। जो कोर्ट ने फैसला दिया उसका सम्मान किया, लेकिन ओवैसी ने जिस बात का डर जताया था दोस्तों, उस बात को भी झुटलाया नहीं जा सकता। वही आज हो रहा है। ओवैसी ने उसी दिन कह दिया था कि बात सिर्फ बाबरी मस्जिद की नहीं है, बात है उन तमाम मस्जिदों की जिन मस्जिदों के केस चल रहा है। इस मस्जिद के बाद लोग उन मस्जिद पर भी नजर डालेंगे और सोचेंगे कि उनका फैसला भी हमारे हक में आए, और वही आज हो रहा है। सिंपल सी बात है दोस्तों, 2 शब्दों में कहूंगा, अब इस वक्त कानून पर से खास करके मुसलमानों का भरोसा उठ चुका है, और मोदी सरकार पे से भी सरकार का भरोसा उठ चुका है मुस्लिमों का। इसके 2 रीजन है दोस्तों। पहला तो ये कि सुप्रीम कोर्ट ने माना कि वहां पर बाबरी मस्जिद ही थी, लेकिन जो फैसला दिया गया दोस्तों वो इस आधार पे दिया गया, धर्म के आधार पर, कि वहां पे लोगों की आस्था है। और जो दूसरी बात थी दोस्तों वो ये है कि अब मोदी सरकार से किसी को भी कोई उम्मीद नहीं रही है। मुस्लिम एक चीज अच्छे से जान सकते हैं कि जान चुके हैं कि जो बीजेपी की सरकार है वो मुसलमानों के खिलाफ है। मैं कई ऐसे तर्क दे सकता हूं आपको जिससे आप भी कहोगे कि ये बात झूठ नहीं है, ये बात बिल्कुल सच है कि बीजेपी की सरकार मुस्लिम समुदाय के खिलाफ है। खरगोन की हिंसा होती है दोस्तों, उसमें जितने भी घर ढाए जाते हैं बुलडोजर से, वो सारे के सारे मुसलमानों के होते हैं। आप समझिए, सारी मुसलमानों की दुकान, मुसलमानों के घर ढा दिए जाते हैं। बेसिकली एक विशेष समुदाय को टारगेट किया जाता है। ऐसा ही दोस्तों दिल्ली के जहांगीरपुरी में होता है। मस्जिद का दरवाजा तोड़ दिया जाता है जल्दबाजी में, जबकि ये फैसला आ चुका था कि बुलडोजर को रोक दिया जाए जहांगीरपुरी में, लेकिन उसके बाद जल्दबाजी में जो मस्जिद का गेट था उसको तोड़ा गया, उसका चबूतरा भी तोड़ा गया, और वहां की जितनी भी दुकानें थी मुस्लिम लोगों की, वो सारी के सारे घर और दुकानें तोड़ दी गई। और ये क्या कार्रवाई सिर्फ अल्पसंख्यकों के ऊपर ही हुई है। तो ये कहना गलत ही होगा कि बीजेपी भैया बराबरी से कर रही है। हालांकि अब बीजेपी ने अपना रंग बदल दिया है।
अब बीजेपी 4 मंदिरों पर बुलडोजर चलाने जा रही है। अब बीजेपी की राजनीति देखिए दोस्तों, एक तरफ तो वो एक मंदिर गिरने पर बवाल खड़ा करती है, ये कहती है कि कांग्रेस ने 300 साल पुराना मंदिर गिरा दिया। दूसरी तरफ दोस्तों बीजेपी 4 मंदिरों को गिराने वाली है, बुलडोजर चलाने वाली है, और उसने बाकायदा मंदिरों के बाहर वो भी चिपका दिए हैं कि आपने अवैध निर्माण कर रखा है। सवाल यहां पर यही उठता है दोस्तों कि आज जो बीजेपी कर रही है इसके ऊपर कई सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। आप लोगों को लगता था कि सिर्फ मुसलमानों को परेशान करेगी, ऐसा नहीं है। हमारे दलित भाइयों को परेशान किया जा रहा है, हमारे मुस्लिम भाइयों को परेशान किया जा रहा है, सिख भाइयों को परेशान किया जा रहा है। तो मोदी सरकार हर उस एक धर्म और जात को टारगेट कर रही है जो कहीं ना कहीं दोस्तों इस सरकार के खिलाफ है, और ये लगातार हो रहा है। आप भले ही इस पर भरोसा करें या ना करें दोस्तों, सच्चाई यही है कि देश की बिगड़ती अर्थव्यवस्था की जिम्मेदारी मोदी सरकार की है, और मोदी सरकार अपनी चुकी है क्योंकि सरकार को कुछ भी सुनाई या दिखाई नहीं दे रहा है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दरअसल दोस्तों आपको बता दें राष्ट्रपति चुनाव के लिए अब दोस्तों आपको बता दें नीतीश कुमार को मनाने में लगी बीजेपी। दरअसल नीतीश और अमित शाह दोस्तों आपस में ही भिड़ गए थे एनआरसी को लेकर। आपको बता दें एक तरफ बीजेपी कहती है कि हम एनआरसी लाकर रहेंगे कोरोना की स्थिति सुधरने के बाद, दूसरी तरफ ममता बनर्जी कहती है कि हम किसी भी हाल में एनआरसी और CAA को लागू नहीं करने देंगे। वहीं तीसरी तरफ दोस्तों आपको बता दें नीतीश जो है वो बीजेपी से नाराज चल रहे थे, क्योंकि नीतीश ने हमेशा से कहा है कि वो एनआरसी लागू बिहार में नहीं करेंगे। लेकिन वहीं दूसरी तरफ दोस्तों उनकी जो पार्टी है, जो दूसरी पार्टी है, उसका कहना है कि हम तो एनआरसी लागू करेंगे, यानी कि उनका सेकंड पार्टी बीजेपी। अब ऐसे में दोस्तों नीतीश और बीजेपी यानी कि जेडीयू और बीजेपी आपस में ही भिड़ गए और दोनों की तर्क अलग अलग है। ऐसा दूसरी तरफ साफ साफ कहना है उनका कि फिलहाल बिहार में किसी भी हाल में हम जो है यहाँ पर एनआरसी को लागू नहीं होने देंगे। वहीं अमित शाह ने एजेंडा दे दिया है कि फिलहाल एनआरसी तो लागू होकर रहेगा। हालांकि ये हवाई बात है, एनआरसी लागू करेंगे तो ये अच्छे से जानते हैं सड़कों पर लोग होंगे। लेकिन दोस्तों बात वही है कि राष्ट्रपति चुनाव आ रहा है और राष्ट्रपति चुनाव के लिए नीतीश की जरूरत बीजेपी को जरूर पड़ेगी, और बीजेपी चाहती है कि नीतीश बीजेपी का सपोर्ट करें। लेकिन हम चाहते हैं कि नीतीश खेला कर जाए। क्यों कर जाए? क्योंकि मजा तभी आएगा दोस्तों जब बीजेपी के पास पूरा का पूरा राष्ट्रपति चुनने का मौका नहीं होगा। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल आ रही है, आपको बता दोस्तों हिमाचल प्रदेश में कोई लगा गया खालिस्तान के झंडे, लिख गया खालिस्तान जिंदाबाद। आपको बता दोस्तों हिमाचल प्रदेश की विधानसभा में कोई खालिस्तानी झंडे लगा गया और वहां पर लिख गया खालिस्तान जिंदाबाद। अब आप समझिए दोस्तों, खालिस्तानी झंडे, खालिस्तान जिंदाबाद, आखिरकार मोदी सरकार के राज में दोस्तों हो क्या रहा है? हिमाचल प्रदेश में इस वक्त किसकी सरकार है दोस्तों? बीजेपी की सरकार है। और बीजेपी क्या कर रही है दोस्तों? सो रही है। कोई आता है आराम से खालिस्तानी के झंडे लगाता है, दीवारों पर भी लिखता है दोस्तों और चुपचाप निकल लेता है। सवाल ये उठता है ना कोई सिक्योरिटी, ना ही कोई वहां का देखभाल करने वाला। अब आप समझिए ऐसे चुनेगी जो यहाँ पे, ऐसे चलाएंगे लोग हिमाचल प्रदेश को। और यही कारण है जो इस बार सत्ता परिवर्तन होने वाला है हिमाचल प्रदेश में। हालांकि मैं पहले से नहीं बोलूंगा कौन आएगा, लेकिन जब आएगा वो आपको दिख जाएगा किसकी सरकार आएगी। फिलहाल दोस्तों आप ये जो आजकल देश में चल रहा है इस बारे में आपको क्या राय है? आप क्या सोचते हैं हिंदू मुसलमान पर? नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के जाइएगा। क्या आपको लगता है कि जानबूझकर अब ज्ञानव्यापी मस्जिद का नंबर लगाया जा रहा है और 2024 चुनाव लड़ने के लिए सब कुछ किया गया है? कमेंट बॉक्स में